हेलो। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 2 के बारे में और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किस चीज़ का प्रोसेस है, मतलब किस चीज़ को बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन है एक्सटेंडिंग द पावर ऑफ वन नेशन स्टेट अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड वन इज़ मेकिंग द नेशन स्टेट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ for political organizations. Third one is creating a more unified economic community among the world's people. And fourth one is identifying opponents of democratization. तो बताइए, ग्लोबलाइजेशन क्या डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा देता है या इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देता है, मतलब इकोनॉमिक कम्युनिटी को यूनाइट करता है। इसमें से आप दो, जो ये ए और बी को आराम से इलिमिनेट कर सकते हैं, बट देखिए ये डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन की बात नहीं करता है। क्योंकि ये देखिए, वियतनाम में भी ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा फल फूल रहा है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। फिर से चाइना में भी फल फूल रहा है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन की बात नहीं करता है, बल्कि ये इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करता है। तो इसका आंसर होगा क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड इकोनॉमिक कम्युनिटी अमंग द वर्ल्ड्स पीपल। सेकंड हम लोग का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को शॉर्ट में एमएनसीज बोलते हैं। तो इसमें से चार कंपनियां, आप बताइए कौन सा कंपनी एमएनसीज नहीं है। तो नेस्ले, आप जानते हैं आपके घर में नेस्ले का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। नेस्ले का बिस्किट आता है, नेस्ले का मैगी आता है, सबसे फेमस मैगी। तो ये नेस्ले जो कंपनी है वो स्विट्ज़रलैंड कंपनी है। अब आईबीएम दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाली मशीन कंपनी है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। फाइज़र, इसका नाम आजकल बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हैं। फाइज़र का वैक्सीन जो अमेरिकन है। और डाबर का चंपरास आता है। तो आप सोचिए कि डाबर खुद इंडिया में फेमस नहीं है। इंडिया में मतलब फेमस है, लेकिन इंडिया में इसको ये काफ़ी तीसरे चौथे नंबर पर आता है। एफएमसीजी कंपनी है। इससे आगे तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जिसको पीएनजी भी कहते हैं। आईटीसी आ गया। तो डाबर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं है। क्या कौन सा कंपनी नहीं है? तो डाबर। इसका आंसर कौन होगा सही? तो डाबर। फिर तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए कौन सा ऐसा कमीशन है जो कहता है कि न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। तो सिंपल है, कैनबरा कमीशन। कैनबरा कमीशन बोलता है कि और ओस्लो पीस प्रोसेस अलग है। ओस्लो पीस प्रोसेस वो इज़राइल और फ़लस्तीन की बात करता है। तो इसका आंसर होगा कैनबरा कमीशन। फिर फोर्थ वन क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट, मतलब कौन सा ऐसा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन में है जो कि बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट नहीं है। तो जैसे ही बैक्टीरिया, आप जानते हैं कि ये बायोलॉजी का पार्ट होता है, तो जरूर ये बायोलॉजिकल वारफेयर है। वायरस, कोरोना वायरस आप देख ही रहे हैं, ये चाइना का शायद आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद रिसर्च हो कि ये शायद चाइना का बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट था, हो सकता है। तो ये रिसर्च करने के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ ये वायरस बायोलॉजिकल वारफेयर होता है। क्रॉप एजेंट्स जो कि खेत वोत में डाला जाता है, खाद वगैरह, बिल्कुल वही बायोलॉजिकल वारफेयर होता है। ये टाबून जो है, ये टैबून को केमिकल वारफेयर एजेंट को बोलते हैं। तो इसका आंसर सही होगा टैबून। टैबून जो है वो बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट नहीं है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, वो है द कंट्री विच हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट द यूनाइटेड नेशंस एज मेंबर इज़, यानी कौन सा देश है जो कि अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। तो वो है 2011 में सूडान से टूटकर एक नया देश बना है, साउथ सूडान। वो हालांकि इस तोमोर 2002 में जुड़ा, स्वीडन नहीं पता है मुझे, और ये स्विट्ज़रलैंड भी 2002 में ही जुड़ा ये यूनाइटेड नेशंस में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चाइना और वियतनाम के बीच, जो कि किस आइलैंड को लेकर लड़ाई है, मतलब किस चीज़ के लिए लड़ाई है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो खैर चाइना का हर मतलब कंट्री के साथ है, लेकिन देखिए वियतनाम के साथ इसका अधिकतर लड़ाई जो है वो साउथ चाइना सी में एक आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड्स, उसके लिए है। और पार्सल आइलैंड्स का लड़ाई चाइना का फिलीपींस के साथ है। तो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड के बीच ही, मतलब स्पार्टली आइलैंड के लिए ही चाइना और वियतनाम के बीच लड़ाई हो रहा है, और ये अभी करेंटली चाइना इसे ओन कर रहा है।
फिर से अब हम बात कर लेते हैं मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि सोवियत लीडर थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने एक पेरेस्ट्रोइका और एक ग्लासनोस्ट, एक फेमस मतलब इन्होंने अपना पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। तो इन्होंने किस ईयर में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, जो कि यही एक पॉलिसी ये था जिसने मतलब सोवियत यूनियन यूएसएसआर के टूटने का कारण बना, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। तो ये जो पॉलिसी था मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में इंट्रोड्यूस किया। तो इसका आंसर ए 1985 होगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि ये ऑथर हैं और ये उनका बुक्स है। तो आपको सही मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग है ये। तो हांस जे मॉर्गन था, वो आप पिछले वीडियो में जाइएगा तो मैंने इनके बारे में चर्चा किया था। तो हांस जे मॉर्गन था, वो बहुत फेमस है, इनका बुक भी बहुत फेमस है, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस। आप आराम से इनको ट्रैक कर सकते हैं। किनिथ वॉल्स, इनको भी आप कर सकते हैं। इन्होंने बुक लिखा था पावर एंड इंटरडिपेंड सॉरी किनिथ वॉल्स ने लिखा था मैन स्टेट एंड वॉर, एंड जोसेफ नाइन ने लिखा था पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, और हेडली बुल ने लिखा था द अनार्किकल सोसाइटी। ये अनार्किकल सोसाइटी हेडली बुल ने लिखा था कि इन्होंने बताया था कि पूरा वर्ल्ड अनार्किकल है, मीन्स अराजक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पर। तो ये है कि द वर्ल्ड बैंक लिमिट्स द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स व्हेनेवर इट। देखिए वर्ल्ड बैंक कैसे किसी भी देश का, जैसे कि छोटे छोटे देशों को वो लोन देता है, आपको तो पता ही है। तो कैसे वो किसी भी छोटे देशों के सॉवरेनिटी को वो कम कर देता है, लिमिट कर देता है वर्ल्ड बैंक कैसे। अब आपको पता ही होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर यूएस का अबाउट 17%, और उसके बाद उसके अलायंस का अलाई का है, जैसे यूके हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, कनाडा हुआ। तो वेस्टर्न कंट्री ओन करती है वर्ल्ड बैंक को। तो वर्ल्ड बैंक कैसे किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी को लिमिट में लाता है, तो बताइए क्या करता है। तो कंसल्ट करते हैं मेंबर स्टेट से, नो नेवर, वो कभी कंसल्ट नहीं करता है। फिर से वो क्या बोलता है कि टैक्स लगाता है। फिर से मतलब क्या करता है, फेल्स टू कंसल्ट विथ मेंबर से, मतलब मेंबर स्टेट के साथ अच्छे से कंसल्ट नहीं कर पाता है ये। तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर बहुत ही मतलब इजी है। इम्पोजेस कंडीशंस ऑन लोन टू स्टेट्स, यानी किसी भी देश, कोई भी देश अगर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में होता है तो ये लोन देता है। वैसे क्राइसिस के समय तो आईएमएफ देता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वर्ल्ड बैंक भी देता है। तो वर्ल्ड बैंक उस पर कुछ कंडीशन ला देता है कि आपको ये सरकारी कंपनी बेचना पड़ेगा, आपका अपना टैक्स को एकदम बिल्कुल घटा दीजिए, आप अपना गिफ्ट टैक्स को हटाइए, अपने इंपोर्ट ड्यूटी को हटाइए, अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाइए, आप अपने लैंड को ऐसे आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो बिजनेसमैन को होता है वो आप उसमें एक रिवॉल्यूशनरी चेंजिंग लाइए। तो इसके बारे में वर्ल्ड बैंक बात करता है और किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी को वो चैलेंज करता है। फिर से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है रॉबर्ट मुर्डॉक। तो रॉबर्ट मुर्डॉक एक सैटेलाइट चैनल, जैसे कि आपके घर आज तक न्यूज़ चैनल आता होगा, एनडीटीवी, जी न्यूज़, तो वैसे ही रॉबर्ट मुर्डॉक एक न्यूज़ चैनल को ओन करते हैं, जैसे कि जी न्यूज़ को ओन करते हैं सुभाष चंद्रा। तो रॉबर्ट मुर्डॉक को चाइनीज़ गवर्नमेंट बोला कि देखो भाई, तुम पॉलिटिकल न्यूज़ हटा दो, पॉलिटिकल न्यूज़ मत दिखाओ मेरे कंट्री में। तो बताइए यहाँ पर चाइना ने क्या किया, और वो मान भी जाते हैं, रॉबर्ट मुर्डॉक वो हटा देते हैं। तो वो क्या करते हैं चाइना के साथ, ऑप्शन सुनिएगा। लिमिटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स, क्या उस कंट्री के सॉवरेनिटी को इन्होंने कम कर दिया, यानी उसके सॉवरेनिटी को ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या इनका ये इकोनॉमिक डिसीजन था कि चाइना एक बार बोला और इन्होंने बस मना कर दिया, पॉलिटिकल न्यूज़ इन्होंने नहीं दिखाया। वो बोला कि कोई बात नहीं, हम पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। या इन्होंने क्या बोला कि नो 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 नो, हम आपकी पूरी तरीक़ा से जो भी आपकी चाइनीज़ स्टेट की पॉलिसी है वो पूरी तरीक़ा से हम लागू करेंगे। या फिर उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या किया, तो इसका भी आंसर बहुत ही मतलब आसान है कि इन्होंने, कोई भी बिजनेसमैन होता है वो अपना सबसे पहले पर्सनल इंटरेस्ट देखता है, और उन्होंने रॉबर्ट मुर्डॉक ने भी अपना एक इकोनॉमिक डिसीजन यहाँ पर लिया। तो इसका आंसर होगा बी, मेरली मेकिंग एन इकोनॉमिक डिसीजन। हालांकि रॉबर्ट मुर्डॉक एक सचमुच में बिजनेसमैन है, ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाया है। फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ मिनी थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, यानी मिनी थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब किसे कहा जाता है। वैसे मैं बता दूं कि थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब को हाइड्रोजन बॉम्ब भी बोलते हैं, तो मिनी थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब न्यूट्रॉन बॉम्ब को बोलते हैं।
तो नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट एक्टिव इन इंडिया? कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में एक्टिव नहीं है? तो JEM बिल्कुल एक्टिव है कश्मीर में। फिर IM इंडियन मुजाहिदीन बिल्कुल एक्टिव है जम्मू एंड कश्मीर में। उल्फा बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड। और हमास जो है वो पैलेस्टीन में एक्टिव है। ठीक है, तो हमास इसका आंसर होगा। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इंडिया में एक्टिव नहीं है। फिर सब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब बताइए कि द प्रिंसिपल ऑन विच ह्यूमैनिटेरियन इंटरवीन वर्क्स, यानी कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में इंटरवीन करती है। हालांकि इंटरवीन करती है, दखल तो वैसे पीस टाइम में भी हर देश एक देश दूसरे देश में दखल देने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, लेकिन वो सैन्य मतलब एक तरीक़े से कहते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन कब देती है, वो भी ह्यूमैनिटेरियन के लिए कब देती है? जब वो उसका मन करे भाई राइट टू इंटरवीन, बस अब मन किया कि उधर हम कर दें इंटरवीन, ऐसे दखल दे दे, तब करती है। या राइट टू प्रोटेक्ट के लिए करती है, या राइट टू विथड्रॉ के लिए, या राइट टू डोमिनेट, यानी बस इस इलाके में, बस साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में बस हमारा पावर चलेगा और किसी का पावर नहीं चलेगा, इसके लिए बताइए। तो इसका आंसर होगा राइट टू प्रोटेक्ट। राइट टू प्रोटेक्ट मीन्स होता है कि मानिए कि वहाँ का किसी भी एक कंट्री हुआ, मान लीजिए ए कंट्री हुआ, वो एक नेबर स्टेट्स है, और बी कंट्री भी उसका नेबर स्टेट्स है। मीन्स ए कंट्री का नेबर स्टेट्स, बी स्टेट्स, और बी स्टेट्स में देख रहा है ए कि वहाँ पर पूरी तरीक़ा से वहाँ के कुछ रिलीजियस कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ के मतलब कि किसी भी तरीक़ा से एक मूल विशेष लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो स्टेट क्या करेगा? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन करेगा। जैसा कि 1971 में बांग्लादेश वार के टाइम, मतलब उससे पहले, लड़ाई के पहले बांग्लादेश में वहाँ के मतलब कि बंगालीज लोग थे, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी वहाँ की, मतलब पाकिस्तान की पंजाबी जो डोमिनेटेड जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो और वहाँ के लोग भारत में माइग्रेट कर जा रहे थे, तो भारत की जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने इंटरवीन किया इसी राइट टू प्रोटेक्ट के तहत। तो मुझे लगता है आप ये समझ चुके होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, उन्होंने अपना पावर कब खो दिया? कू हो गया, कू, इसको कू पढ़ते हैं, कूप नहीं पढ़ते हैं। कू यानी सैन्य तख्तापलट कब हुआ और उनको कब से सत्ता से हटा दिया गया? तो हटाया गया फरवरी 2012 में, यानी फरवरी 2012 में। अभी बता दूं कि परसों ही इन पर फिर से एक मतलब कि आतंकवादी ने इन पर फिर से हमला किया है, मोहम्मद नशीद पर। ये मालदीव्स के अभी तत्काल वहाँ के स्पीकर है, वहाँ के पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि ये चारों म्यांमार के लीडर हैं, तो आपको बताना है सीक्वेंस में कि सबसे पहले कौन हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में, आप समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले वहाँ पर रूल किए जनरल आंग सांग, जो कि आंग सांग सूकी के पिताजी थे। तो आंग सांग, उसके बाद आते हैं यू न्यू, फिर ने विन, उसके बाद आंग सांग सूकी। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4 एंड देन फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4 एंड देन फर्स्ट। थैंक्स, स्टे सेफ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।